हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का लेसन फर्स्ट, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। आज का हमारा टॉपिक है भारत के वैभवपूर्ण अतीत में वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कितने भागों में बटी हुई थी, और वहाँ का शासन प्रबंध किस प्रकार चलता था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था हम देखते हैं एक व्यवस्थित तरीके से निर्धारित की गई थी, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे राष्ट्र की जो प्रमुख संस्था थी, राष्ट्र जो थी वह सबसे सर्वोच्च संस्था थी, सबसे ऊपर की संस्था थी, सर्वोच्च संस्था थी, जिसका प्रमुख कौन कहलाता था? राजा, या राज्य का जो शासक होता था वह राष्ट्र का प्रमुख कहलाता था। तो शासन व्यवस्था जो थी उसका सबसे प्रमुख जो इकाई थी, महत्वपूर्ण या सर्वोच्च जो इकाई थी, वह राष्ट्र कहलाती थी। और वैदिक कालीन शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे निम्नतर स्तर जो था शासन का, वह क्या थी? कुल। कुल का अर्थ हम ये कह सकते हैं, परिवार को कुल कहा जा सकता है। परिवार या परिवार का जो समूह होता था उसको कुल कहा जाता था। और इसका जो मुखिया होता था, कुल का जो मुखिया होता था, वह क्या कहलाता था? कुलुप। कुल का मुखिया क्या कहलाता था? कुलुप कहलाता था। तो शासन व्यवस्था में हमको दो इकाई सबसे अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो सर्वोच्च इकाई कौन सी थी? राष्ट्र थी, जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। और वैदिक कालीन शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो थी, प्रशासनिक जो सबसे छोटी इकाई थी, वह कौन सी थी? कुल थी। कुल किससे निर्मित होती थी? परिवार के समूह से मिलकर कुल का निर्माण होता था। कुल का जो मुखिया था वह क्या कहलाता था? कुलुप कहलाता था। अब परिवारों के समूह से मिलकर उससे जो ऊपर की संस्था थी वह क्या कहलाती थी? ग्राम। कुल से मिलकर किसका निर्माण होता था? बहुत सारे कुल का जो समूह होता था उससे निर्माण होता था ग्राम। ग्राम का मुखिया जो था वह क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। और गांवों के समूह से किसका निर्माण होता था? विश का निर्माण होता था। विश का प्रमुख क्या कहलाता था? विशपति कहलाता था। सबका मुख्य आपको ध्यान होना चाहिए कि किसके नियंत्रण में किसका शासन चलता था। विश जो है वर्तमान जिले का रूप हम कह सकते हैं। काफी सारे विश यानी विश के समूह से किसका निर्माण होता था? जन का समूह होता था। किसका निर्माण होता था? जन का निर्माण होता था। और जन का प्रमुख क्या कहलाता था? गोप कहलाता था। यानी शासन में सबसे सर्वोच्च राजा होता था। राजा के नीचे जन होते थे, राष्ट्र के नीचे जन होते थे, जिसका अधिक प्रमुख अधिकारी गोप कहलाता था। जन के नीचे विश होते थे, जिसका मुखिया विशपति कहलाता था। विश के नीचे ग्राम होते थे, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसका प्रमुख कुलुप कहलाता था। यानी हम ये देखते हैं कि आज से काफी वर्षों पहले ऐसी सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था हमारे भारत में विद्यमान थी, जो कि भारत की एक महान उपलब्धि है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही प्रशासन में बलिरथ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक नंबर में आपका मोस्ट क्वेश्चन बनता है 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, एक नंबर के क्वेश्चन में, कि बलिरथ क्या है या बलिरथ किसे कहा जाता है। तो वैदिक काल में जनता द्वारा राजा को, जनता के द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर, दिया जाने वाला कर, जो टैक्स या कर जनता राजा को देती थी, दिया जाने वाला कर। बलिरथ किसे कहते हैं? कि जनता के द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? बलिरथ कहलाता था। एक नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में बलिरथ शब्द का क्या अर्थ है, या वैदिक कालीन बलिरथ किसे कहा गया है, या डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि बलिरथ क्या है। तो बलिरथ क्या है कि जनता के द्वारा राजा को जो कर दिया जाता था उसे बलिरथ कहा गया है। सेकंड हम देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 10 राज्य युद्ध या 10 राजयुग। राज्य का मतलब होता है राजा, यानी 10 राजाओं के मध्य होने वाला युद्ध। क्या नाम है इसका? 10 राज्य युद्ध। 10 जो जन थे, उन 10 जन के राजाओं
और एक भरत जन के राजा के मध्य ये युद्ध हुआ था। अब 10 जन कौन थे वो नाम आपको याद होने चाहिए। पंचजन के नाम से जिसको जाना जाता है, अलग से क्वेश्चन भी बनता है कि वैदिक कालीन पंचजन कौन कौन से थे। तो 5 जनों के नाम याद रखने आपको, अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और द्यूय। ये 5 जन थे, प्रमुख जन, जिनको पंचजन के नाम से जाना जाता है। इनके अतिरिक्त जो 5 जन थे, अलिन, पक्त, बलानस, विषाणी और शिव, यानी टोटल ये 10 जनपद थे जिनके राजाओं और किन किन के मध्य हुआ है। देखो 10 राज्य युद्ध, 10 राजा हैं, 10 जन के राजा, और दूसरी तरफ कौन है, किसके मध्य हो रहा है, भरत जन। जन का नाम क्या है, भरत जन। भरत जन के राजा कौन था, भरत जन के राजा सुदास। भरत जन के राजा सुदास के मध्य। तो सबसे पहले 10 राज्य युद्ध में 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है कि 10 राज्य युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था, किन के मध्य हुआ था। तो 10 राज्य युद्ध जो है वह 10 जन के राजा और भरत जन के राजा सुदास के मध्य लड़ा गया था। 10 जन में 10 जन कौन कौन से हैं, अणु, यदु, तुर्वस, पुरु, दूह। अन्य जो 5 है, अलिन, पक्त, बलानस, विषाणी और शिव। ये 10 जन थे और दूसरी तरफ लड़ने वाला कौन था, भरत जन का राजा सुदास। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी में से 10 राज्य युद्ध, जो कि आपके बिफोर लास्ट ईयर आ चुका है क्वेश्चन कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो 10 राज्य युद्ध जो था वह रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यहीं पर एक क्वेश्चन और पुटअप किया जाता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, परुषणी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, परुषणी नदी। 1 नंबर का अलग से क्वेश्चन बनता है, क्रॉस में भी पूछा जा सकता है आपसे कि परुषणी किस नदी का प्राचीन नाम था। तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, परुषणी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी नदी था। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, 10 राज्य युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। किस किस के बीच में, 10 जन के राजा और भरत जन के राजा सुदास के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस युद्ध का कारण, कि किस कारण से ये युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध का कारण क्या था। तो 10 राज्य युद्ध का कारण ये था कि राजा सुदास के द्वारा पुरोहित का पद अभी तक किसके पास था, पुरोहित का पद था अभी विश्वामित्र के पास में। विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया गया, किसके द्वारा, भरत जन के राजा सुदास के द्वारा। विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर उसके स्थान पर गुरु वशिष्ठ को पुरोहित का पद दिया गया। नया पुरोहित किसे बना दिया गया, गुरु वशिष्ठ को नया पुरोहित बना दिया। पुराना पुरोहित कौन था, विश्वामित्र था। विश्वामित्र को पद से हटा दिया तो विश्वामित्र नाराज हो गए कि भाई उसका जो पद था उससे छीन कर किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया। दिखती बात है कि अगर किसी से कोई पद छीना जाता है तो उसकी नाराजगी दिखती बात है। इसलिए विश्वामित्र ने क्या किया, 10 जन के राजाओं को संगठित किया, किसके विरुद्ध, भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध, ताकि कि भाई वो उसके साथ युद्ध लड़े, युद्ध पर विजय प्राप्त करे और अपना जो पुरोहित का पद है उसे पुनः प्राप्त कर सके। इसलिए कारण क्या था, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 राज्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, तो क्या लिखेंगे आप कि भरत जन के राजा सुदास के द्वारा पुरोहित के पद पर विद्यमान विश्वामित्र को हटाकर गुरु वशिष्ठ को पुरोहित का पद प्रदान किया गया, जिससे विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने 10 जन के राजाओं को संगठित किया भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस युद्ध में विजय किसकी हुई, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। इस युद्ध में विजय हुई राजा सुदास की। भरत जन के राजा सुदास जो है वह इसमें विजयी रहे, उनकी विजय हुई। तो 10 राज्य युद्ध से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। सबसे पहला पूछा जाएगा कि 10 राज्य युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तो 10 राज्य युद्ध के लिए क्या लिखेंगे, किन किन के मध्य लड़ा गया था। 10 राज्य युद्ध 10 जन के राजा और भरत जन के राजा सुदास के मध्य लड़ा गया था।
दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है, 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 10 राज्य युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का प्राचीन नाम परुषिणी नदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, 10 राज्य युद्ध का कारण क्या था? तो भरतजन के राजा सुदास के द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित का पद दिया गया, जिससे विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने भरत के खिलाफ 10 जन के राजाओं को संगठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राज्य युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा 10 राज्य युद्ध में भरतजन के राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सभा और समिति। 2 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, सभा और समिति में अंतर बताइए। या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, वैदिक कालीन शासन व्यवस्था में राजा की सत्ता पर अंकुश लगाने वाली संस्था कौन सी थी? राजा की शक्तियों पर या राजा की सत्ता पर, राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली संस्था, अंकुश लगाने वाली संस्था। 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि वैदिक काल में राजा की शक्तियों पर या राजा की सत्ता पर अंकुश लगाने वाली संस्था कौन सी थी? तो वैदिक काल में राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली संस्था कौन सी थी? सभा और समिति। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सभा और समिति में अंतर बताइए। अंतर का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है, बीच में लाइन खींच के 2 भागों में उसको डिवाइड करके लिखें, तो आपका क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है, एग्जामिनर को इम्प्रेस कर देता है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन अंतर का पूछा जा रहा है लेकिन आप लोग उसको लाइन में लिखे जा रहे हो, सभा की हेडिंग लगा ली उसके अंदर लिख दिया, समिति की हेडिंग लगा ली उसके अंदर लिख लिया। ऐसा नहीं करना है। आपका पेपर अटेंड करने का जो तरीका होता है वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, वह आपकी कॉपी ही आपकी पहचान है। आपको कितना आ रहा है, किस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो, वो आपकी कॉपी जो है वो आपको वहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। इसलिए जब भी आपसे अंतर वाला क्वेश्चन कभी भी पुटअप किया जाता है तो बाकायदा आपको उसको 2 कॉलम में डिवाइड करना है, उसके बाद ही आपको अंतर लिखना है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछा जाए सभा और समिति में अंतर बताइए, तो सबसे पहले सभा का अंतर हम क्या लिखेंगे कि सभा में अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति शामिल होते थे। ये अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों की संस्था थी। अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों से मिलकर किसका निर्माण होता था? सभा का। जबकि समिति में आम जनता का प्रतिनिधित्व था, यानी संपूर्ण जनता इसमें शामिल होती थी। आम जनता का प्रतिनिधित्व। सबसे पहला अंतर क्या हो गया कि सभा जो थी उसमें केवल वरिष्ठ व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति ही शामिल होते थे, जबकि समिति में आम जनता का प्रतिनिधित्व था, यानी संपूर्ण जनता समिति में भाग लेती थी। दूसरा अंतर हो जाएगा संख्या के आधार पर। सभा जो थी वह छोटी होती थी, मतलब यहाँ के सदस्यों की संख्या कम थी। सदस्यों की संख्या समिति की तुलना में कम होती थी। सदस्यों की संख्या समिति की तुलना में कम होती थी, जबकि समिति जो थी वह सभा की तुलना में बड़ी होती थी, यानी यहाँ पर अधिक लोग, अधिक सदस्य संख्या थी इसकी। किसकी तुलना में? सभा की तुलना में अधिक सदस्य संख्या। संख्या के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सभा जो होती थी वह छोटी होती थी और समिति जो होती थी वो बड़ी होती थी। ठीक है। तीसरा अंतर हम पढ़ेंगे, सभा जो होती थी इसका आयोजन राजा के आदेश पर किया जाता था। राजा के आदेश पर इसकी बैठक का आयोजन होता था। राजा के आदेश पर
बैठक का आयोजन होता था। ठीक है, जबकि समिति जो होती थी वह जनता के आधार पर संगठित होती थी और राजा जो होता था वह समिति में भाग लेता था। समिति में राजा भाग लेता था। ओके, यहाँ क्या होता था कि राजा के आदेश पर सभा की बैठक का आयोजन किया जाता था, जबकि समिति में क्या होता था, वहां के सदस्यों के द्वारा राजा को यह सूचना दे दी जाती थी कि बैठक का आयोजन हो रहा था, होने वाला है, और राजा जो होता था उस समिति में भाग लेने के लिए पहुंच जाता था। फोर्थ अंतर आपको क्या याद रखना है, सभा के सदस्यों का प्रमुख कार्य क्या होता था। एक तो राजा को परामर्श देना या सहायता प्रदान करना, परामर्श व सहायता देना, और न्यायिक कार्यों में सहयोग करना या परामर्श देना। न्यायिक कार्यों में सहयोग और परामर्श देना, ये किसका कार्य होता था, सभा के सदस्यों का। सभा के सदस्यों का प्रमुख कार्य क्या होता था, राजा को उसके प्रशासनिक कार्यों में सलाह मशवरा देना, सहयोग करना, और न्यायिक कार्यों में स्पेशली उनसे राय ली जाती थी, परामर्श ली जाती थी, वो पूरा सहयोग देते थे राजा को किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए। जबकि समिति में क्या होता था, समिति के सदस्य जो होते थे वह केवल राजनीतिक व सामाजिक विषयों, राजनीतिक व सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करने का कार्य करते थे। राजनीतिक व सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करने का कार्य किसके द्वारा होता था, समिति के सदस्यों के द्वारा। क्लियर हो गया यहाँ तक। 2 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके कि सभा और समिति में अंतर बताइए। तो सभा और समिति में सबसे पहला अंतर आ जाएगा कि सभा में अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति की प्रधानता थी, जबकि समिति जो थी वह आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरा अंतर आ जाएगा संख्या के आधार पर, सभा जो थी वह समिति की तुलना में छोटी होती थी, यानी इसकी सदस्य संख्या कम थी, जबकि समिति जो थी वह सभा से बड़ी होती थी, उसमें संपूर्ण जनता भाग लेने के कारण उसकी सदस्य संख्या अधिक होती थी। तीसरा अंतर हो जाएगा कि राजा के आदेश पर सभा की बैठक का आयोजन किया जाता था, जबकि समिति की बैठक में राजा स्वयं भाग लेने के लिए जाता था। सभा के सदस्यों का प्रमुख कार्य क्या होता था, राजा को सहायता प्रदान करना और न्यायिक कार्यों में परामर्श देना होता था, जबकि समिति के लोगों के द्वारा राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। 2 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महाकाव्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। महाकाव्यकालीन हम देखते हैं कितने महाकाव्य हैं भारत में, हमारे प्राचीन भारत में 2 हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहला है रामायण, दूसरा महाकाव्य कौन सा है हमारा, महाभारत, पहले भी पढ़ चुके अपन। ओके, रामायण का निर्माता, रामायण का रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि, ये भी पढ़ चुके हैं, बता चुकी हूँ पहले भी। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और महाभारत की ऋषि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। अब हम पढ़ते हैं इसकी राजनीतिक व्यवस्था। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो बन जाता है कि महाकाव्यकालीन जो शासन व्यवस्था थी वह कैसी थी, वंशानुगत शासन व्यवस्था थी, यानी राजा के बाद उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठता था। वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि राजा के बाद गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति कौन होता था, राजा का ज्येष्ठ पुत्र जो होता था वही गद्दी पर बैठता था, यानी वही अगला राजा बनता था। दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि महाकाव्य काल में राजा को दैविक सिद्धांत भी, देवीय सिद्धांत के आधार पर राजा का शासन होता था, यानी दैविक शक्तियां भी प्राप्त कह सकते हैं। दैवीय सिद्धांत पर आधारित शासन व्यवस्था मतलब
कि राजा को देवता के समान माना जाता था, यानी उनका मानना था, जनता ये मानती थी राजा जो भी कार्य करता है वह देवता के समान है, इसलिए वह कभी भी जो कार्य करता है वह गलत नहीं होता है, यानी राजा को देवता के समान माना जाता था। तो दो चीजें याद रखनी, एक तो महाकाव्य काल में शासन कैसा था, वंशानुगत शासन था, यानी राजा के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता था। दूसरा कि देवी सिद्धांत की प्रधानता थी, यानी राजा को देवता के समान, देवता तुल्य माना जाता था। तीसरा हम देखते हैं कि यदि ज्येष्ठ पुत्र में, यानी राजा को जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, यदि उसमें कोई शारीरिक दोष पाया जाता है, ज्येष्ठ पुत्र में जो सबसे बड़ा पुत्र है शारीरिक दोष होता है यदि उसमें, यानी शासन कार्य करने में यदि वह सक्षम नहीं होता है, तो किसी अन्य व्यक्ति को भी, राज परिवार में से ही है ना, किसी अन्य व्यक्ति को भी राजा बनाया जा सकता था। ज्येष्ठ पुत्र में शारीरिक दोष होने पर राज परिवार के किसी अन्य सदस्य को, राज परिवार के किसी अन्य सदस्य को राजा बनाया जा सकता था। ठीक है, जैसा उदाहरण हम देखते ही हैं महाभारत में, पता है आप लोगों को, पता है क्या? धृतराष्ट्र जो कि अंधा था, इसलिए शासन व्यवस्था किसे दी गई थी? उसके छोटे भाई पांडु को दी गई थी। देखते हैं महाभारत काल में, महाकाव्य काल है वह, तो अगर किसी राजा के ज्येष्ठ पुत्र में कोई शारीरिक दोष होता था, यानी अगर वो शासन करने में सक्षम नहीं हो पाता था शारीरिक दोष के कारण, तो राज परिवार का कोई अन्य सदस्य लोगों के द्वारा सहमति के द्वारा, जो राज परिवार के लोगों के निर्णय के आधार पर किसी राज परिवार के अन्य सदस्य को भी राजा बनाया जा सकता था। तो ये तीन चीजें अपन को याद रखनी महाकाव्य काल में। सबसे पहला कि महाकाव्य काल की शासन व्यवस्था वंशानुगत थी, दूसरा राजा में देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता था, और तीसरा ज्येष्ठ पुत्र में यदि कोई शारीरिक दोष पाया जाता था तो राज परिवार के किसी अन्य सदस्य को राजा का पद प्रदान कर दिया जाता था। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं महाजनपद काल। सुना हुआ है महाजनपद? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए महाजनपद का अर्थ क्या होता है। महाजनपद, महाजनपद से पहले हम थोड़ा सा पहले चलते हैं, पहले किसका निर्माण हुआ? जनपद का। जनपद क्या होता था कि हम अगर शुरुआत में हम देखते हैं वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो जन होते थे, जन यानी लोगों का जो समूह होता था, उनका कोई निश्चित भौगोलिक आधार नहीं था, यानी उनका जीवन कैसा था? घुमक्कड़ जीवन था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि जन के लोगों ने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। तो ऐसा स्थान जहां पर जन ने रहना शुरू किया, व्यवस्थित रहना शुरू किया या बसना शुरू कर दिया, उसे क्या कहा जाने लगा? जनपद। यानी सबसे पहले क्या थे? जन थे। जन का जो समूह था, जब वो एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगा तो किसका निर्माण हुआ? जनपद का। अब धीरे धीरे जब बसना स्टार्ट किया उन्होंने, तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वह रहने लगे कि भी ये जो क्षेत्र है इस जन का है, ये क्षेत्र इस जन का है। धीरे धीरे क्या हुआ? अपने भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार के लिए हर जनपदों में एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा को लेकर युद्ध होने लगे, झगड़े होने लगे। ऐसे में क्या हुआ? जो शक्तिशाली जनपद थे उन्होंने कमजोर जनपद पर आक्रमण करके, उस पर अधिकार करके उनके क्षेत्रों को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया, जिससे क्या हुआ? जनपद का जो भौगोलिक क्षेत्र था बड़ा हो गया। तब जब क्षेत्र भौगोलिक बड़ा हुआ तो जनपद क्या बन गए? महाजनपद। ओके, तो महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ कि वैदिक काल में जो लोगों का समूह होता था, पहले तो उसका जीवन घुमक्कड़ जीवन था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोगों के समूह ने यानी जन ने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया, बसना शुरू कर दिया, जिससे जनपद का निर्माण हुआ। जनपदों में भौगोलिक विस्तार को लेकर एक दूसरे में संघर्ष की स्थिति, प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो शक्तिशाली जनपद थे उन्होंने कमजोर जनपदों पर आक्रमण करके उन क्षेत्रों पर भी अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया, जिससे जनपद का भौगोलिक क्षेत्र बढ़ने लगा और वह किसमें परिवर्तित हो गए? महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वप्रथम
महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? अब आपको ध्यान होना चाहिए, प्राचीन काल में हमारे 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी हमें 2 ग्रंथों से मिलती है, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला तो ध्यान रखना है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। मोस्ट इंपोर्टेंट 1 नंबर के क्वेश्चन में कि 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम किस बौद्ध ग्रंथ में, किस ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस जैन ग्रंथ में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा है? भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र के अंदर हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। बौद्ध ग्रंथ तो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में कितने जनपद थे हमारे? 16 महाजनपद थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपने, इन 16 महाजनपदों की राजधानियां कौन कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लेकिन कभी भी 16 के 16 महाजनपदों की राजधानी एक साथ नहीं पूछी जाती है, कंफर्म है ये। लेकिन किसी भी एक महाजनपद की राजधानी पूछी जा सकती है, या राजधानी का नाम देकर उस महाजनपद का नाम पूछा जा सकता है। तो हमें ये पता नहीं है कि कौन से जनपद की, कौन से महाजनपद की राजधानी पूछी जाएगी, इसलिए हमें याद 16 की 16 जनपदों की और उनकी राजधानियों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। अच्छे से याद होनी चाहिए, टिप पर याद होनी चाहिए सारे महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। मगध की राजधानी थी राजगृह और गिरिव्रज। 2 राजधानियां याद रखनी है। मगध की राजधानी राजगृह और गिरिव्रज। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। या वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी की। मल की भी 2 राजधानी थी, कुशीनारा और पावा। मल की राजधानी कुशीनारा और पावा। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती या शुक्तिमती। दोनों नाम मिलते हैं, दोनों ही सही है। चाहे शक्तिमती लिखो चाहे शुक्तिमती लिखो, दोनों सही है। ठीक है ना। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती या शोक्तिमती भी मिलता है कहीं पर, ठीक है ना। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। और काम्पिल्य, 2 राजधानियां मिलती इसकी भी, अहिछत्र और काम्पिल्य। मत्स्य की राजधानी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछी जाती है, मत्स्य महाजनपद की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महाजनपदों में ऐसा कौन सा जनपद था जो कि वर्तमान राजस्थान में था? तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जिसको बैराट कहते हैं। वर्तमान नाम क्या है जिसका? बैराट। और वर्तमान में राजस्थान में कौन सा क्षेत्र आता है इसका? जयपुर में। कहाँ पर है ये? जयपुर में बैराट स्थित है। तो एकमात्र महाजनपद जो वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्र में था, कौन सा था? मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर या बैराट। सूरसेन की राजधानी मथुरा, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से था। तो ऐसा भी पूछा जाता है किस महाजनपद का संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ था? तो कौन सा था? सूरसेन, जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। अश्मक की राजधानी थी पोतन या पातन। पोतन, पातन या पोटन। अवंती, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला।
गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। वापस रिपीट कर रही हूँ एक बार। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह गिरिव्रज, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वज्र की राजधानी वैशाली, मल की राजधानी कुशीनारा पावा, चैदी की राजधानी शक्तिमती या शोक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र या कांपिल्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर बैराट वर्तमान में जयपुर में स्थित, सूरसेन की राजधानी मथुरा श्री कृष्ण से संबंध, अश्मक की राजधानी पोतन, अवंती की राजधानी उज्जैनी, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक। 16 महाजनपद में से किसी भी एक महाजनपद का नाम देकर उसकी राजधानी अवश्य पूछी जाती है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था विद्यमान थी। कैसी? पहली तो हम देखते हैं राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नाम से पता चल रहा है जहां पर राजा का शासन स्थापित था, राजा के बाद उसका पुत्र पुनः राजा बनता था। दूसरी शासन व्यवस्था हम देखते हैं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें जनता जो थी अपने राजा का चुनाव करती थी। यहाँ पर एक अपवाद क्या है कि जनता जिनको चुनती थी वह केवल राज परिवार का कोई सदस्य ही हो सकता था। लेकिन अगर हम ये दोनों व्यवस्था देखते हैं तो वर्तमान शासन व्यवस्था जो देखते हैं तो वह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित आज भी देखने को मिलती है। आज ये अलग चीज है कि हमारे सामने पर्टिकुलर कोई एक एरिया से व्यक्ति को चुनना नहीं है, लेकिन शासन व्यवस्था कैसी है हमारी आज भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। ओके, तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो थी वह 4 शक्तिशाली जो महाजनपद थे वहीं पर थी। आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि महाजनपद काल में जो 4 शक्तिशाली महाजनपद थे वह कौन से थे। तो 4 शक्तिशाली महाजनपदों के नाम आपको याद होने चाहिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कौन कौन से थे? सबसे पहला हो जाएगा मगध, दूसरा वत्स, तीसरा अवंती और 4th है कौशल। ये 4 महाजनपद थे जो सर्वशक्तिशाली थे और इन चारों में ही कौन सी शासन व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इनके अलावा 10 ऐसे जनपद थे, राज्य थे जहां पर कौन सी शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कौन कौन से इसमें? कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, सुसुम्बरगिरी के भग, अलकप के बुली, केसपुत के कालाम, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी। ये सारे गणराज्य थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति और संवैधानिक व्यवस्था। यानी आज अगर हम वर्तमान भारत देखते हैं तो वर्तमान भारत की काफी सारी व्यवस्था जो है वो प्राचीन कालीन जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वह आज की संवैधानिक व्यवस्था से, आज की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से काफी मिलती जुलती देखने को प्रतीत होती है। तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज से लगभग 2500 से 2600 वर्ष जो शासन व्यवस्था थी वह आज भारत में विद्यमान है। तो ये एक भारत की महान उपलब्धि है कि हमारी जो वर्तमान शासन व्यवस्था ये आज से 2500-2600 वर्ष पहले भी चलती थी। तो ये एक महान उपलब्धि है वैभवशाली भारत की। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले सभा कि प्राचीन काल में जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जो एक राजनीतिक इकाई थी, संस्था थी, वह क्या थी? सभा थी। ये क्या थी? उस समय की राजनीतिक संस्था थी जो कि शासन व्यवस्था का कार्य संभालती थी। राजनीतिक इकाई थी, प्रशासनिक इकाई थी या प्रशासनिक संस्था कह सकते हैं। तो उस समय प्राचीन काल में जो शासन का कार्य संभालने का कार्य करती थी, जो प्रमुख इकाई थी, वह क्या थी? सभा थी। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर बैठक व्यवस्था कि सभा में बैठक का आयोजन किया जाता था। अगर किसी भी प्रकार के निर्णय लेना है, किसी भी विषय का प्रस्ताव पारित करना है, कानून का निर्माण करना है, तो बैठक का आयोजन किया जाता था। उस समय जो बैठक का आयोजन किया जाता था उसके लिए एक निश्चित गणपूर्ति, एक कोरम, गणपूर्ति या कोरम समझते हैं?
गणपूर्ति या कोरम। देखते हैं हम विधानसभा, विधान परिषद आज भी वर्तमान में भी है। गणपूर्ति यानी गण का मतलब होता है लोग, पूर्ति मतलब उनकी उपस्थिति, यानी बैठक का आयोजन करने से पहले एक निश्चित गणपूर्ति यानी इतने लोग अगर उपस्थित होंगे तो ही इस सभा का अधिवेशन या आयोजन हो सकता है। तो सभा के लिए अधिवेशन करने से पहले एक निश्चित गणपूर्ति या कोरम को मानना अनिवार्य होता था। नेक्स्ट जो है कि इसमें लोगों की बैठक के समय बैठने की जो व्यवस्था की जाती थी, वो व्यवस्था करने वाला प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? आसन पन्नापक। याद रखना है आपको, आसन पन्नापक। ये जो अधिकारी था, ये बैठक व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था, यानी लोगों को बैठने की व्यवस्था करवाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? आसन पन्नापक व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। अब देखते हैं उस समय का कानून निर्माण कैसे होता था। इसके लिए क्या होता था? सबसे पहले एक प्रस्ताव पारित किया जाता था। अभी भी ऐसे ही है कानून निर्माण की प्रक्रिया में। पता ही है आप सभी को कि लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी मंत्री के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता था। उस समय भी ऐसी थी कानून निर्माण के लिए कि सभा में उपस्थित जो लोग होते थे उनमें से एक व्यक्ति प्रस्ताव को पारित करता था। प्रस्ताव पारित करने के बाद एक व्यक्ति के द्वारा उसका अनुमोदन या समर्थन किया जाता था। क्या होता था? अनुमोदन या समर्थन किया जाता था। उसके बाद क्या होता था? जो प्रस्ताव पारित किया गया उसको सभा में बोलकर उसका वाचन किया जाता था कि भाई ये आज का प्रस्ताव है, इसको पारित करना है। तो उसका वाचन किया जाता था, बोलकर सुनाया जाता था सभा में उपस्थित लोगों को। अब उसका वाचन करने के बाद, बोलने के बाद 2 से 3 बार उसको दोहराया जाता था। अब जो सभा में लोग उपस्थित हैं उनमें से यदि किसी ने भी यानी मौन रूप से उसको सुन लिया है, किसी ने भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया है, किसी प्रकार की बहस उत्पन्न, किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया उसके ऊपर, इसका मतलब क्या होता था कि जो प्रस्ताव सभा के द्वारा स्पीकर बोला जा रहा है उससे सभी सभा उपस्थित लोग जो क्या है? सहमत हैं। यानी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब सभी की मौन को सहमति मान ली जाती थी। तो ऐसे में क्या होता था? सहमति मानने के बाद उस प्रस्ताव को पारित कर लिया जाता था और किसका निर्माण हो जाता था? कानून का निर्माण हो जाता था। लेकिन यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता था, कोई व्यक्ति, मान लो सभा में 20 लोग उपस्थित हैं, उनमें से 10-12 लोग तो उससे प्रस्ताव को पारित करने के लिए सहमत हैं, लेकिन पीछे के जो 8-10 लोग हैं वो उसको पारित करने के लिए समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनका मानना अलग है कि नहीं ये प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जब विवाद की स्थिति होती थी तब क्या करवाया जाता था? मतदान करवाया जाता था, वोटिंग करवाई जाती थी। अब वोटिंग किसके द्वारा करी जाती थी? शलाकाएं, अलग अलग कलर की जो शलाकाएं होती है, तिलियां होती है ना, शलाकाएं, रंग बिरंगी शलाकाएं जो होती थी वो प्रत्येक व्यक्ति को दे दी जाती थी। अब अलग अलग कलर में होने पर, जैसे मान लो एक मत में दे रहा है, एक पक्ष में दे रहा है, एक विपक्ष में दे रहा है, तो 2 कलर की शलाकाएं ले ली। जैसे मान लो एक रेड कलर में ले ली, एक ब्लू कलर में ले ली। रेड कलर वाला जो है इस प्रस्ताव को पारित करवाना चाहता है, ब्लू कलर वाली शलाका जिनके पास है वो उसको पारित करवाने के समर्थन नहीं देता है। अब उनको शलाकाओं को जो जैसा व्यक्ति है उन शलाकाओं को इकट्ठा किया जाता था कि भाई जो जिसका समर्थन कर रहा है वो शलाकाएं अपनी आकर वहां पर उठा के एक साइड में रख देवे। फिर उन शलाकाओं को काउंट किया जाता था। फिर उसके बाद में निर्णय लिया जाता था कि भाई रेड कलर वाली शलाकाएं अधिक आई है या ब्लू कलर वाली शलाकाएं अधिक आई, यानी पक्ष में ज्यादा वोट आए या विपक्ष में ज्यादा वोट आए। तो मतदान का जो बहुमत होता था, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था कि वे सभा उपस्थित लोगों का बहुमत क्या कहता है और उस आधार पर ही उस कानून का निर्माण किया जाता था। अब ये कार्य जो है कई बार तो क्या होता था? प्रत्यक्ष रूप से भी हो जाता था, यानी सभी के सामने उपस्थित हैं, सभी अपने अपने उठकर आएंगे और अपने अपने जो कलर को चुनना चाहते हैं उस प्रकार की उस कलर की शलाका को उठाकर एक तरफ रख देंगे। लेकिन अगर ऐसा लगता था कि कोई विषय ज्यादा विवाद का है कि भाई अगर सामने आ गया तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, दंगे खड़े हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में क्या होता था? गुप्त मतदान की भी व्यवस्था थी। यानी शलाकाओं के साथ साथ में क्या था? गुप्त मतदान की भी व्यवस्था थी। यानी कोई एक बॉक्स रखकर जिसमें आप शलाकाओं को डाल देवें, जिसमें कोई व्यक्ति सामने न हो, अलग से उसकी व्यवस्था हो और व्यक्ति आकर अपनी इच्छा के कलर की शलाकाओं को उसमें डाल देते थे। यानी ये परिस्थिति पर निर्भर करता था कि प्रत्यक्ष रूप से मतदान किया जाए या गुप्त रूप से मतदान किया, यानी दोनों प्रकार की मतदान व्यवस्था उस समय के भारत में हमारे मौजूद थी। लास्ट हम देखते हैं इसमें न्यायिक व्यवस्था। अब अगर किसी प्रकार का अपराध किया है अपराधी ने तो उसके लिए न्याय कैसे होता था? तो इसके लिए क्या होता था?
7 व्यक्तियों की एक न्यायिक व्यवस्था थी। 7 व्यक्तियों की न्यायिक व्यवस्था थी। 7 व्यक्तियों के द्वारा न्याय किया जाता था, ठीक है ना। उनके द्वारा सभी पक्ष और विपक्ष को देखा जाता था, सुना जाता था, और उन 7 व्यक्तियों द्वारा न्याय किया जाता था। उनका निर्णय के आधार पर ही अपराधी को क्या दंड देना है, क्या सजा देनी है, उसके बाद ही निर्णय किया जाता था। यानी न्यायिक व्यवस्था भी बहुत ही सुचारू रूप से थी। हमारे वर्तमान में भी ऐसी है। अलग अलग स्तर पर अलग न्याय व्यवस्था की भी है। जिला स्तर पर जिला न्यायालय है, राज्य स्तर पर राज्य न्यायालय है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा केंद्र स्तर पर विद्यमान है। तो अगर हम देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो प्राचीन कालीन भारत की शासन व्यवस्था वर्तमान की शासन व्यवस्था से काफी मिलती जुलती है, और यही हमारे भारत की एक वैभवपूर्ण महान उपलब्धि है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहीं खत्म हो जाता है। आगे की क्लास में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।